गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है वर्क स्टडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वर्क स्टडी। देखिए, इट इज़ अ जेनेरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स, मैथड, study and work measurement which are used in the examination of human work in all its contexts and which lead systematically to the investigation of all the factors which affect efficiency and economy of the situation being reviewed in order to effect improvement। तो बेसिकली वर्क स्टडी एक टर्म यूज़ करी गई है टेक्निक्स के लिए, मैथड स्टडी के लिए और वर्क मेजरमेंट के लिए, जो कि एग्ज़ामिन करती है ह्यूमन वर्क को इन एवरी एस्पेक्ट। हर तरीके से ह्यूमन वर्क को एग्ज़ामिन करती है और उन सभी फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करती है जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, दिस इज़ डिफाइंड एज द body of knowledge concerned with the analysis of work methods and the equipment used in performing a job, the design of an optimum work method and the standardization of the proposed work method। तो वर्क स्टडी को डिफाइन किया गया है बेसिकली एक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक कंटेंट ऑफ नॉलेज को डिफाइन किया गया है जिसमें हम वर्क मेथड के एनालिसिस कर रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको कोई मेथड लगाना पड़ता है, तो वो सभी वर्क मेथड कहलाते हैं। उनकी स्टडी होती है इसके अंदर, प्लस किसी भी काम को करने के लिए आपको जॉब इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए होती है, तो उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं वर्क स्टडी के अंदर। एंड द इक्विपमेंट यूज्ड इन परफॉर्मिंग अ जॉब, बेसिकली किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो भी हम वर्क स्टडी के अंदर कंसिडर करते हैं। और डिज़ाइन ऑफ एन ऑप्टिमम वर्क मेथड मीन्स कि कोई ऐसा मेथड को डिज़ाइन करना जिससे आप वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रपोज्ड वर्क मेथड। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्क स्टडी के, देखिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड। तो बेसिकली जिस भी मेथड से हम अभी काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट मेथड या एग्जिस्टिंग मेथड को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम उससे बेटर मेथड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब हम प्रेजेंट मेथड या एग्जिस्टिंग मेथड को एनालाइज करेंगे तो हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स नज़र आएंगे, यानी उसके बेनिफिट और उसके लॉस नज़र आएंगे, तो हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो कभी भी न्यू मेथड को डालने के लिए हमें जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको अच्छे से समझना पड़ता है। सेकेंड, to measure the work content of a job by measuring the time required to do the job for a qualified worker and hence to establish standard time। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द वर्क कंटेंट ऑफ अ जॉब। इससे क्या मतलब हुआ कि जो भी एक पर्टिकुलर जॉब है उसमें कितना काम है, जैसे सपोज़ कीजिए ड्रिलिंग है, अब ड्रिलिंग में कितना काम है कि क्या क्या करना है आपको, 5 होल ड्रिल करने हैं, 10 होल ड्रिल करने हैं, तो ये उसका वर्क कंटेंट हो गया और जॉब क्या हो गई मेरी ड्रिलिंग, ठीक है। तो पर्टिकुलर जॉब में एक वर्क कंटेंट होता है, उसको मेजर करना। कैसे मेजर करते हैं हम, किसी भी चीज़ को मेजर करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, आइदर विद द पोजीशन और विद द टाइम। तो हम इसे मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर, मीन्स फॉर अ स्किल्ड वर्कर। अगर किसी एक वर्कर को पता है कि ड्रिलिंग ऐसे की जाती है, मीन्स ही इज़ क्वालिफाइड फॉर ड्रिलिंग, अब उसे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ ह्यूमन, मशीन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो अब
हमें प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज़ करें। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है वर्क स्टडी का, हम किसी भी वर्क की स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम एक बेटर मेथड ला सकें, मेजर कर सकें वर्क कंटेंट जॉब का, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें। हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं? बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ ह्यूमन, मशीन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड टू अचीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो हमारे पास मैन पावर है उसका बेस्ट पॉसिबल तरीके से हमें उन्हें यूज़ करना है। ठीक है कि मीन्स मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना, पर आपको इतना काम लेना है कि आपके जो टारगेट्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। मशीनरी है, अब मशीनरी ऐसा नहीं कि आपकी फैक्ट्री में 5-6 घंटे से मशीनरी आइडल रखी है, मीन्स कोई काम नहीं हो रहा उस मशीनरी पे, तो ये उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि 5 घंटे से अगर कोई मशीन खाली पड़ी है तो आप कहीं ना कहीं अपनी रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं। अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। एंड मटेरियल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल आपका वेस्ट ना हो। अगर आप किसी प्लांट को लगा के बैठे हैं, किसी इंडस्ट्री को लगा के बैठे हैं, तो उसमें आपका जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सके एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो वर्क स्टडी का, वो है टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट, आप मैकेनिकल प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, आप फूड प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, दैट इज़ डिपेंड कम्प्लीटली ऑन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है वर्क स्टडी कंपोनेंट। अब वर्क स्टडी को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ मेथड स्टडी एंड सेकेंड इज़ वर्क मेजरमेंट स्टडी। अब हम देखेंगे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी होता है टू सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क। तो मेथड स्टडी क्यों की जाती है? ताकि हम जो पर्टिकुलर जॉब है उसको सिंप्लीफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग, उसे हम सिंप्लीफाई कर सकें और इजी तरीके से कर सकें, और इससे भी कुछ इकोनॉमिकल मेथड है तो हम वो अप्लाई करें। ठीक है, मेथड स्टडी बेसिकली मेथड पर इंसिस्ट करती है कि आप किस तरीके से अपने पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं। क्या इससे अच्छा कोई तरीका है जिससे आप ये पर्टिकुलर जॉब कर सकते हैं? इफ़ येस, तो हम अपनी जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। वर्क मेजरमेंट जो सेकंड कंपोनेंट है वर्क स्टडी का, दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइम स्टडी। मीन्स टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन। कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने में इतना ही टाइम लगना चाहिए, ये वर्क मेजरमेंट के अंदर होता है। कोई भी एक जॉब है उसको करने में आपको सपोज़ कीजिए 4 आवर्स लग रहे हैं। अब आप वर्क मेजरमेंट, आप मेजर करेंगे काम को कि कितना काम है, क्या ये काम 4 आवर्स की जगह 2 आवर्स में किया जा सकता है, यानी 4 घंटे की बजाय 2 घंटे में करा जा सकता है ये काम। तो ये हम स्टडी करते हैं इसमें, टाइम की स्टडी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या लगना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड सपोज़ कीजिए 3 आवर्स लगना चाहिए और आप 4 आवर्स जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एफिशिएंसी कम हो रही है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली वर्क स्टडी के जो दोनों कंपोनेंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है प्रोडक्टिविटी में, यानी हमारा प्रोडक्शन हाई से हाई हो सकता है अगर हम बेस्ट मेथड यूज़ करें किसी काम को करने का, एंड सेकेंडली हम काम को कम से कम टाइम में करें। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं? आपके प्रोडक्शन पे। आपका प्रोडक्शन हाई से हाई होगा। ठीक है, वर्क स्टडी जैसा कि मैंने बताया, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी की हम एक डेफिनेशन है जो हम रीड करते हैं, इट इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क as a means of developing and applying easier and more effective method and reducing cost। तो
मेथड स्टडी में बेसिकली क्या होता है, जो भी आप जिस भी तरीके से भी काम कर रहे हैं उसकी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है। कहीं ना कहीं आप उस एग्जिस्टिंग मेथड को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे किसी पर्टिकुलर चार्ट पर, या क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे उसे थ्रू द डायग्राम्स, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मैथड एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो बेसिकली हम ये सब क्यों करते हैं कि हम प्रेजेंट मेथड को एनालाइज करते हैं, उसके डेटा को समझते हैं, ताकि हम एक बहुत ही ईजी तरीका निकाल सकें पर्टिकुलर जॉब को करने का, जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी। It is the application of techniques designed to establish the time for a qualified worker to carry out a specified job at a defined level of performance. Work measurement और time study क्या बताती है? ये बताती है कि टेक्निक्स को अप्लाई करना to establish the time for a qualified worker मीन्स पर्टिकुलर जॉब के लिए कम से कम टाइम में काम करवाया जा सके। अब वर्क स्टडी का प्रोसीजर क्या है, यानी वर्क स्टडी हमने जो पढ़ा है, जैसे हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, इसका प्रोसीजर है पहले सेलेक्ट करना जॉब को, फिर रिकॉर्ड करना मीन्स उसके डेटा को एनालाइज करना, देन एग्जामिन, डेवलप, मेजर, डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन। ये देखिए इसी तरीके से मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव भी हैं। ऑब्वियसली हम मेथड स्टडी में फैक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं, जो अननेसेसरी ऑपरेशन है उसे एलिमिनेट करते हैं, तभी हम वर्क कंटेंट को कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर जॉब जो कर रहे हैं उसे हमने इतना फैला दिया है कि उसके अंदर इतने सारे ऑपरेशंस डाल दिए, तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम डिलीट कर सकते हैं। हम उन ऑपरेशंस को हटा के अपने काम की क्वांटिटी को छोटी से छोटी करेंगे, ऐड वैल्यू एंड अवॉइड डिलेज। तो मेथड स्टडी प्रोसीजर में भी यही होता है, हम जॉब को सेलेक्ट करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं सभी फैक्ट्स, फिर एग्जामिन करते हैं उन फैक्ट्स को कि जो हमने फैक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं वो उनका पर्पस क्या है, फिर हम डेवलप करते हैं न्यू मेथड, फिर उस न्यू मेथड को डिफ़ाइन करते हैं कि वो मेथड किस तरीके से होगा, फिर उस मेथड को हम इंस्टॉल करते हैं एंड देन लास्ट उस मेथड को हम मेंटेन करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा हम जॉब को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी जॉब को सेलेक्ट करने के 3 एस्पेक्ट होते हैं, आइदर इकोनॉमिक, टेक्निकल और ह्यूमन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मीन्स कि वो बेसिकली हम कॉस्ट पे देख रहे हैं उसे, कि कॉस्ट एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि हम कोई कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लगा रहे। टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया कि उसमें टेक्निकलिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गई है, एंड ह्यूमन एस्पेक्ट हो गया सोशल, बेसिकली जो ह्यूमन फेवर में हो। अब रिकॉर्ड करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, डायग्राम्स हैं और चार्ट्स हैं, जैसे कि हम एक एक करके रिकॉर्ड करने के चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रोसेस चार्ट। Process chart may be a diagram, a picture or a graph which gives an overall view of the situation. All the details about the existing method, process are recorded and represented in the charts. तो process chart क्या होता है? एक डायग्राम हो सकता है, एक पिक्चर हो सकती है, एक ग्राफ हो सकता है, जो बेसिकली सारे ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उनकी सीक्वेंस को रिकॉर्ड करता है और हमें बताता है कि अभी प्रोसेस में कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द वर्क। कोई पर्टिकुलर हमें रिकॉर्ड करना है तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर काम इस तरीके से हो रहा है, इसमें ये ऑपरेशंस की सीक्वेंस है, और उसके बाद हम उसको एक चार्ट पर दर्शा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोसेस चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें
ध्यान रखने पड़ते हैं और हम इन सिंबल्स के थ्रू ही इस चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए ऑपरेशन अगर आपको पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांसपोर्ट को आप इस चार्ट के अंदर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इंस्पेक्शन को रेक्टेंगल से, डिले को डी से बेसिकली, स्टोरेज को इन्वर्टेड कोन से, हैंडल एंड डिसाइड। ओके, जिसमें मेन जो है ऑपरेशन को हम एक लार्ज सर्कल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कब होता है, ये सर्कल की नीड हमें कब होती है? इस सर्कल की नीड हमें तब होती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑपरेशन। यानी बेसिकली जब चेंज इन ऑपरेशन होता है, ये हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, तब हम इस सर्कल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंस्पेक्शन होता है बेसिकली फॉर चेकिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करना है, देन वी यूज़ द सिंबल इंस्पेक्शन। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग द डायमीटर ऑफ द रॉड, हमने पर्टिकुलर डायमीटर रॉड की डिसाइड की कि सपोज कीजिए 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सो वी विल इंस्पेक्ट दैट इज करेक्ट और नॉट। थर्ड सिंबल है ट्रांसपोर्ट, एंड एरो इंडिकेट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स बेसिकली एक मशीनरी का एक प्लेस से, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट। हम एक मशीनरी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर सेक्शन में, देन वी विल ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर मशीनरी फॉर अनदर जॉब। ओके, मूविंग द मटेरियल बाय एन ट्रॉली ऑपरेटर गोइंग टू द स्टोर्स टू गेट सम टूल। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रॉली मूव हो रही है सामान ले जाने के लिए, तो हम इसमें ये ट्रांसपोर्ट का एरो यूज़ करेंगे। हम मटेरियल को मूव कर रहे हैं बाय कन्वेयर, हम मटेरियल को मूव कर रहे हैं थ्रू मैन, तो वी विल यूज़ दिस सिंबल ट्रांसपोर्ट। देन डिले और टेम्पररी स्टोरेज, अ लार्ज कैपिटल लेटर डी कैपिटल लेटर इंडिकेट करता है डिले या टेम्पररी स्टोरेज को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी स्टोरेज। डिले अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। सपोज कीजिए एक मशीन पर, पर्टिकुलर मशीन पे आपने 4 आवर्स लगा दिए और आपको उस मशीन पे काम करने के लिए 3 आवर्स दिए थे, यानी 3 आवर्स बाद वो मशीन मूव हो जानी चाहिए थी फॉर अनदर ऑपरेशन, जहाँ पे कि ऑलरेडी 1 घंटे से वहाँ पे लेबर वेट कर रही है, वहाँ पे रॉ मटेरियल वेट कर रहा है, तो ये होगी डिले। यानी आपने उस मशीनरी को 1 आवर एक्स्ट्रा रखा, 1 घंटा ज़्यादा रखा, तो दिस इज टेम्पररी स्टोरेज और डिले। परमानेंट स्टोरेज को हम इन्वर्टेड कोन या इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट, सॉरी दिस इज़ नॉट इन्वर्टेड कोन, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो हम इन्वर्टेड ट्रायंगल बोल सकते हैं कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ परमानेंट स्टोरेज, जैसे कि रॉ मटेरियल अगर स्टोर रूम में है, या आप अपने स्टॉक को जो अपने एक्स्ट्रा फ्यूचर के लिए स्टॉक रख रखा है, उसे आप परमानेंट स्टोरेज से इंडिकेट कर सकते हैं। ऑपरेशन नेक्स्ट इज, अभी हमने प्रोसेस चार्ट के बारे में पढ़ा, अब हम ऑपरेशन प्रोसेस या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये चार्ट्स हैं फॉर रिकॉर्डिंग, मीन्स आप पर्टिकुलर टेक्निक को रिकॉर्ड करके इन चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑपरेशन प्रोसेस या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, it is a process chart giving an overall picture by recording in sequence only the main operations and inspections. An operation process chart is a graphic representation of the sequence of all operation and inspection taking place in the process. It gives a bird eye view of overall activities. Again ये चार्ट भी सभी ऑपरेशंस, मेन ऑपरेशन और इंस्पेक्शंस को
रिकॉर्ड करता है, जबकि प्रोसेस चार्ट सभी ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करता है, पर ऑपरेशन प्रोसेस या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट मेन ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करता है। यानी इसमें हम सिर्फ दो सिंबल यूज़ करेंगे, एक तो ऑपरेशन का और एक इंस्पेक्शन का, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर रहा ये चार्ट सिर्फ दो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, वन इज़ ऑपरेशन एंड सेकेंड इज़ इंस्पेक्शन। ये देखिए इस चार्ट में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल दिख रहे हैं। ये ऑल्दो इन्होंने थोड़ा स्क्वायर शेप कर दिया, बट दिस इज़ रेक्टेंगल, तो आपको सर्कल एंड रेक्टेंगल शेप दिख रहे हैं विच रिप्रेजेंट ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इज फ्लो प्रोसेस चार्ट। क्योंकि अभी हम चार्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा प्रोसेस चार्ट, देन ऑपरेशन और आउटलाइन चार्ट जिसमें हमने सिर्फ दो सिंबल्स को यूज़ किया, सर्कल एंड विच इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेशन एंड रेक्टेंगल विच इज़ यूज्ड फॉर inspection. Now this is flow process chart. What is flow process chart? A flow process chart is a graphical representation of the sequence of all activities. अब flow process chart क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिले, स्टोरेज, ऑल एक्टिविटीज़। Although process chart symbol are used here to represent the activities. अब प्रोसेस चार्ट सिंबल जो होते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज मैन और वर्कर टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, सेकंड इज मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट एंड थर्ड इज इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो फर्स्ट इज मैन और वर्कर टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। व्हाट इट इंडिकेट्स, दिस फ्लो प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड्स दैट द वर्कर डज, यानी ये प्रोसेस चार्ट वो रिकॉर्ड करता है जो कि एक वर्कर कर रहा है। मटेरियल टाइप में हाउ द मटेरियल इज हैंडल्ड और ट्रीटेड। जब हम मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाते हैं तो उस चार्ट के अंदर ये इंडिकेट किया जाता है, ये दिखाया जाता है कि पर्टिकुलर मटेरियल, वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड मटेरियल, वो किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है और उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। थर्ड इज़ इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, और इसे हम मशीनरी टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट भी बोल सकते हैं। ये रिकॉर्ड करता है कि हाउ द इक्विपमेंट और मशीन इज़ यूज्ड, मीन्स एक मशीन यहाँ पर 4 आवर्स के लिए ड्रिलिंग सेक्शन में है, देन ये मशीन कहाँ पर मूव हुई, ठीक है। तो बेसिकली ये मशीन का यूज़ बताता है। देखिए जैसे मशीन और इक्विपमेंट फ्लो प्रोसेस चार्ट बताया है। अब इसमें बताया है पहले कि रिक्यूजेशन हुआ डिपार्टमेंट हेड के द्वारा, फिर पिकअप हुआ, फिर अकाउंट किया डिपार्टमेंट में, फिर सिग्नेचर वेरीफाइड हुआ, ट्रेजर। तो इसमें ऑपरेशन, मूवमेंट, इंस्पेक्शन, डिले, इस तरीके से फ्लो प्रोसेस चार्ट को दर्शा रखा है। देन लास्ट चार्ट इज़ मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट और मैन मशीन चार्ट। ये जो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है, इसमें मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में क्या होता है, वर्कलोड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स और मशीन्स बाय दिस आइडल टाइम ऑफ वर्कर और मशीन इज रिड्यूस्ड। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इज वेरी यूजफुल इन प्लानिंग टीम वर्क इन प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। ओनली 2 सिंबल्स आर यूज्ड इन मैन मशीन और मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, वर्किंग और आइडल। देखिए मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट जो होता है वो बेसिकली वर्कलोड को दिखाता है। वर्कलोड जो कि वर्कर्स और मशीन्स के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं वो कई बार बताएगा कि वर्कर आइडल टाइम है यानी वो फ्री है और इस टाइम मशीन फ्री है, ठीक है। इस तरह के चार्ट में सिर्फ 2 सिंबल यूज़ होते हैं, एक तो हैच्ड लाइन विच इज़ वर्किंग और एक सिंपल रेक्टेंगल जो कि ब्लैंक होता है, जो कि आइडल पोजीशन को दर्शाता है। दिस इज़ वर्किंग, हैच्ड लाइन इन अ रेक्टेंगल एंड ब्लैंक रेक्टेंगल शोज आइडल, ओके। अब मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं। मैन मशीन, जिसमें मैन और मशीन दोनों के आइडल और वर्किंग टाइम दिखाए हों, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ट्स। अब हम वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्क मेजरमेंट हम ऑलरेडी डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं।
तो वर्क मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू establish the work content of a specified task by determining the time required for carrying out the task at a defined standard of performance by a qualified worker. वर्क मेजरमेंट टेक्निक, तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक है फॉर रिपीटेटिव वर्क और नॉन रिपीटेटिव वर्क. दीज आर द वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स. फर्स्ट इज टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग, सिंथेटिक डेटा, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, predetermined motion time study. So in this we will study about only time study technique, that is very important. Time study procedure. In time study technique, first we select the work, then obtain and record, after that define, then measure, extend, determine and compute. So time study के basic steps हैं obtaining and recording all available information about the job, operator and the surrounding conditions likely to affect the execution of the work. हम टाइम स्टडी में सबसे पहले जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द जॉब, ऑपरेटर और जो भी सराउंडिंग कंडीशन है रिलेटेड टू वर्क, जितना भी डेटा है हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं. देन सेकेंड स्टेप इज रिकॉर्डिंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैथड, ब्रेकिंग डाउन द ऑपरेशन इनटू एलिमेंट्स. उसके बाद हमें जब पर्टिकुलर मेथड पता चल जाता है उसके बाद हम उन्हें मेथड को हम ऑपरेशंस में डिवाइड कर देते हैं कि दिस ऑपरेशन टेक्स दिस दैट मच टाइम, लाइक ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग. सी स्टेप, थर्ड स्टेप इज मेजरिंग विद अ स्टॉप वॉच and recording the time taken by the operator to perform each element of the operation. अब इसमें हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर ऑपरेटर पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लगा रहा है ये हम स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर जो कि ड्रिलिंग मशीन को हैंडल कर रहा है, वो ड्रिलिंग करने में जिसके अंदर कंटेंट है 10 होल्स से ड्रिल करनी है 10 सेंटीमीटर के, वो ड्रिलिंग करने में कितना टाइम लगा रहा है दैट वी विल रिकॉर्ड थ्रू स्टॉप वॉच. देन असेसिंग द रेटिंग. अगर सेम वर्क 5 ऑपरेटर कर रहे हैं तो हम फिर उनको रेट करेंगे. जैसे मैंने एक ऑपरेटर को 5 रेटिंग दे दी, एक को 4, 3, 2, 1. एक्सटेंडिंग ऑब्जर्व टाइम टू बेसिक टाइम. Then determining the allowances to be made over and above basic time for the operation. अब इस पर्टिकुलर ड्रिलिंग में अगर हम मानते हैं कि इसमें हाफ एन आवर लगना चाहिए, दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशन, और अगर कोई 20 मिनट्स में कर रहा है तो हम उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को, उस वर्कर को रिवॉर्ड देंगे, उसको अलाउंसेस देंगे. देन डिटर्मिंग द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द ऑपरेशन. अब हाफ एन आवर जो हमने टाइम डिसाइड किया है दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम, और इस टाइम के बियॉन्ड या इस टाइम से पहले जो अचीव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटर्स को रेटिंग दे सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क स्टडी. ओके, थैंक यू.